और ये आपको कैसे प्राप्त होते हैं। तो ध्यान से देखिए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए के संविधान से लिए गए, जो कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत हैं। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत, और ये भाग 3 में है। याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3, और ये इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। दूसरी बात, नंबर 3, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। कब हो सकता है? राष्ट्रीय आपात के दौरान। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत। और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को छोड़कर, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 और 19। जीवन एवं व्यक्तिगत का 21 और उसका 19 में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के दौरान संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 का को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इस संविधान को अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ये एक क्वेश्चन बनता है। और इसको किस में रखा गया? अनुच्छेद 300A में रखा गया। अब ये कैसा अधिकार रहा? मौलिक अधिकार रहा या प्राकृतिक अधिकार रहा या कानूनी अधिकार? तो ये कानूनी अधिकार रहा। कैसा अधिकार रहा दोस्तों? कानूनी अधिकार। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के रह गए। नंबर 1, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। समता का अधिकार पहला अनुच्छेद 14 आता है। राज्य सभी के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा लागू करेगा। क्या है? राज्य सभी के लिए एक समान कानून बनाएगा और लागू करेगा, अर्थात विधि के समान समता तथा विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 14। 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15। धर्म के आधार पर किसी और धर्म का व्यक्ति है तो आप उसे जो है ना भेदभाव नहीं कर सकते। किसी नस्ल, दूसरी नस्ल का व्यक्ति है तो उसके साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। जाति या लिंग कुछ भी हो तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समता, अर्थात नौकरी में अवसर की समता होगी। जहाँ पर गवर्नमेंट की नौकरियाँ हैं तो उनमें अवसरों की समानता दी जाएगी, सभी को समान अधिकार होंगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यताकांत, मतलब किसी व्यक्ति को आप जो है ना छूने से मना नहीं कर सकते। अस्पृश्यताकांत 1947 में करने की बात की गई थी, लेकिन फिर मूल अधिकारों को जैसे एडाप्टेशन होता है तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यताकांत कर दिया जाता है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, आप कोई भी टाइटल्स नहीं ले सकते जैसे राजा रानी, लेकिन सेना और शिक्षा के मेडल्स और टाइटल्स आप ले सकते हैं। और अगर भारत के नागरिक हैं और कोई अन्य देश आपको कोई भी शिक्षा के अलावा टाइटल्स दे रहा है तो आपको भारत सरकार से अनुमति लेना आवश्यक होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अब 6 अधिकार बचे हुए हैं। 6 अधिकार जो कि 19A, बोलने की स्वतंत्रता, जो आप बोलते हो अगर दूसरे को उससे हानि नहीं पहुंचती तो उसके लिए आप स्वतंत्र हो। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को भी इंक्लूड्स किया गया है। 19B, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, अर्थात शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता है और सभा करने की स्वतंत्रता, लेकिन ये कोविड-19 के समय नहीं है। अनुच्छेद 19C, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप संघ बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 का D, आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में आप आ जा सकते हैं बशर्ते ट्राइबल्स एरिया को छोड़कर।
क्योंकि अभी जो नियम पास हुआ है उसमें ट्राइबल्स एरिया के लिए आपको दूर ही रहना होगा। अनुच्छेद 19E निवास। पहले जम्मू और कश्मीर में आप ज़मीन नहीं खरीद सकते थे और परमानेंट रेजिडेंट नहीं रह सकते थे, लेकिन अब चूँकि वो यूटी का हिस्सा हो गए हैं इसलिए 19E में सभी जगह आप देश के किसी भी कोने में निवास कर सकते हैं। 19G व्यवसाय व जीविका चलाने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है इसके अंतर्गत। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। नंबर 2 अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में। नेक्स्ट नंबर 3 इसी में 20 का तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 जो कि इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंडेड नहीं हो सकता। पहली बात, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत 21 के तहत और अनुच्छेद 21A के तहत अनुच्छेद 21 के तहत ही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पास होता है। इस न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली है, जबकि अन्य पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई। अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ऐसी शिक्षा देने की व्यवस्था करता है जैसी विधि द्वारा अवधारित करे उसे निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और ये कौन से संशोधन द्वारा पास हुआ, ये बहुत बार पूछा गया है। 86वें संशोधन 2002। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। यह अनुच्छेद 22 का हिस्सा है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण में अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। नंबर 1 हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। नंबर 2 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। नंबर 3 उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। पहला नंबर क्या था, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। और नंबर 3 उसे अपने पसंद के वकील से सलाह का अधिकार होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा जो मौलिक अधिकार आपको मिला हुआ है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। दुर्व्यापार मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब किसी भी बच्चे को ले जाकर बेचना या दुर्व्यापार करना, या फिर बलात्श्रम मतलब जबरन श्रम का निषेध करता है, जो कि हिंदुस्तान में पहले बहुत था। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन मतलब किसी नौकरी में रखना, नियोजन का प्रतिषेध करता है। खासकर 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को ऐसी जगह नियोजित नहीं किया जा सकता जैसे पटाखे की फैक्ट्री है, जिससे उनके स्वास्थ्य का नुकसान हो। अनुच्छेद 24 नंबर 4 में आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अब धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत सबसे पहला है अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अंतःकरण क्या है, आपको जो भी मन करे वो धर्म मानिए। देश आपको या राज्य आपको पूरी स्वतंत्रता देता है, कोई भी धर्म आप मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, संस्थाओं की स्थापना, पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति अर्जन करने, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार। अनुच्छेद 26 मतलब धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप कोई भी धार्मिक कार्य करना है तो आपको प्रबंध की पूरी स्वतंत्रता है, अर्थात आप मैनेज कर सकते हो, किसी को कुछ भी खिलाना हो या कुछ भी करना हो। उसकी संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हो। पोषण अर्थात अपना पैसा भी उस पर लगा सकते हो और संपत्ति अर्जन कर सकते हो। उसके स्वामित्व मतलब उसका ओनरशिप भी कर सकते हो और उसका प्रशासन भी कर सकते हो। इसमें गवर्नमेंट आपको किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगी। अनुच्छेद 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 25 उससे भी ज़्यादा। और अनुच्छेद 27
राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, मतलब टैक्स के लिए बाध्य नहीं करेगा। अगर आप दिखा देंगे कि हम उस मंदिर को अपना पैसा दे रहे हैं या किसी धर्म में लगाए हुए हैं, धर्म का पोषण कर रहे हैं, तो आपको पूरी तरह से छूट होगी, टैक्स फ्री होगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 28, राज्य विधि से पूर्णता पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य विधि से पूर्णता पोषित मतलब अगर राज्य का पैसा लगा है और वो शिक्षण संस्थान चल रहा है राज्य के पैसे से, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब ना तो हिंदू की ना मुस्लिम की, कोई भी शिक्षा ऐसी नहीं दी जाएगी, और ना तो किसी धर्म के आधार पर आपको उसमें प्रवेश से रोका जाएगा। नंबर 5, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, 3 चीज़ें, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 29, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। भाषा, लिपि, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये भी अनुच्छेद 29 ही देता है आपको। और अनुच्छेद 30, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकेंगे अल्पसंख्यक वर्ग, उनका प्रशासन भी वही चला सकते हैं, ये सब अधिकार उनको प्राप्त हैं। और अनुच्छेद मूल अधिकार में छठा जो मूल अधिकार आपको प्राप्त है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बिना इसके मूल अधिकार पूरे नहीं होते। उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। तो आज मूल अधिकार का फर्स्ट पार्ट हम लोग खत्म करते हैं। सेकंड पार्ट में हम इन मूल अधिकारों की प्रैक्टिस करेंगे और उसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं समस्त क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। और ख़ास बात याद रखिएगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि इनके लिए मैं कोई ट्रिक लेकर आ रहा हूँ। आपको एवरीडे प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चंस के रूप में आपके दिमाग में सेव हो जाएंगे। मान लो पूछता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किस ने संविधान की आत्मा कहा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और यह पूछता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार कौन से मूल अधिकार में दिया गया, तो अनुच्छेद 30 आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। और इसके लिए अगर कोई आपको कहता है कि शॉर्ट रास्ता अपनाइए, शॉर्टकट अपनाइए, मैं ट्रिक देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ, तो कृपया ये अपने ही जोखिम में आप उसे कर सकते हैं। अगर आपको वाकई में कंपटीशन की तैयारी करना है तो आपको डीप स्टडी करना ही पड़ेगा और एवरीडे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपको पास एवरीडे प्रैक्टिस की आदत नहीं है या आदत नहीं डालना चाहते और नौकरी पाना चाहते हैं तो कृपया आप करके भूल जाइए, तो ही अच्छा होगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।